हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षल चौधरी। आज हम देखेंगे वो क्वेश्चंस और वो पोर्शन जो हमने कल पार्लियामेंट के पार्ट 1 में कवर नहीं किया था। दिस विल बी पार्लियामेंट पार्ट 2। हम इसमें बिल पासिंग प्रोसीजर और दूसरी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट देखेंगे कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिफोर वी बिगिन, आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड टॉप MPPSC यूज कर सकते हैं। यू विल गेट 10% डिस्काउंट और साथ ही साथ आप सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। हर सैटरडे को मेरा एक चैप्टर ऑफ MPPSC सिलेबस में एक कोई ना कोई टॉपिक पे एक वीडियो रहेगा फॉर 10 मिनट्स इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग दैट पोर्शन। और हर सैटरडे को इन सारे चैप्टर्स की सीक्वेंस में स्पेशल क्लास होगी जो कि 1 घंटे की होगी, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। कुछ MCQs देखते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है और आपकी प्रिपरेशन में ये मदद करेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वेरियस फंड्स इन इंडिया। अब आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, इस तरीके के 3 फंड्स होते हैं आर्टिकल 266 और 267 के हिसाब से। तो उसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 266 डील्स विद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस फंड में के बारे में बात कर रहा है। लाइक आर्टिकल 266 किस बारे में है, आर्टिकल 267 किस फंड के बारे में। ओके, तो आपको आर्टिकल्स बेसिकली देखने हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अबाउट व्हाट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस बारे में है, उससे पैसा निकालने के लिए प्रोविजन क्या है अगर वहां से फंड्स निकालनी है, कंटिजेंसी फंड किसके हाथ में रहती है अगर इमरजेंसी में यूज हो रही है तो। ओके, सिमिलरली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया डू नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर देयर मनी। मतलब कौन से 3 फंड्स में से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, किस में जरूरत नहीं पड़ती है और कब किस सूरत में किस फंड से पैसा निकाला जाता है। तो इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन है। तो जब हम फंड्स पढ़ेंगे आगे, टाइप्स ऑफ फंड्स, तो उसमें डिटेल में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमने दूसरे चैप्टर्स पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है या प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है, दिस सैलरी इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये एक उनका सिक्योरिटी रहता है, जो उनकी जॉब में एक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी निकाली जाती है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है और कौन कौन से पर्सन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जिनकी सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है। तो ये जब हम CFI पूरा पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये चीजें कवर होंगी। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सैलरी ऑफ CAG, क्या सैलरी ऑफ CAG चार्ज होती है, क्या रेलवे के ग्रांट्स चार्ज होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, व्यय होता है जो प्रशासनिक व्यय, वो चार्ज होता है, या हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन चार्ज होती है। तो इस तरीके के ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बजट के बारे में। द टर्म बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म यूज करते हैं वो लोग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का मतलब होता है, बजट का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ है एक लेदर का बैग। ओके, बजट का मतलब एक पर्टिकुलर देश की लैंग्वेज में होता है लेदर का केस या लेदर का बैग, जो ब्रीफ केस होता है। पहले आपने देखा होगा एक वेस्टर्न प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वो बजट के दिन एक लेदर का केस या लेदर का बैग लेके आते थे इस तरीके का, और उसमें बजट होता था। तो इस लेदर के बैग को बजट बोला जाता है। फिर उसको इस गवर्नमेंट ने रिप्लेस करते हुए हमारे लाल कपड़े में फिर बांध के और उसमें एक भारत का एम्बलम लगा के बजट इस तरीके से प्रस्तुत होने लगा, क्योंकि ये माना जाता था कि ये जो लेदर बैग है या ब्रिटिश प्रैक्टिस है, ब्रिटिश लेगेसी, इससे दूर जाना है हमको। तो फिर लाल कपड़े में लपेट के बजट आने लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही इस टर्म पे क्वेश्चन है कि टर्म बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कौन सा आर्टिकल है जो बजट से डील करता है। तो जब हम बजट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल है और क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ओनली इफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड पैनल ऑफ स्पीकर्स आर एब्सेंट। तो जॉइंट सिटिंग क्या होती है। ओके, जब किसी भी बिल में दोनों हाउसेस का कंसेंट नहीं हो पाता है या किसी बिल के किसी प्रोविजन को लेके कुछ कंटेंशन रहता है, दोनों हाउस के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं विचारों में, उस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग होती है। ओके, अब जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है,
ठीक है, कौन जॉइंट सिटिंग बुलाता है, किस किस बिल के केस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है या नहीं है, बजट के केस में है या नहीं है, कौन से दूसरे बिल्स के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो व्हेन इज जॉइंट सिटिंग अलाउड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जॉइंट सिटिंग होगी तो उसको हेड कौन करेगा, ओके कौन उसको चेयर करेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड, ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट में आता है। ओके, ओनली प्रेसिडेंट कैन समन द जॉइंट सिटिंग। अब ये कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। तो जब हम जॉइंट सिटिंग और बिल पासिंग प्रोसीजर पूरा देखेंगे, बिल पासिंग प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारे सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी बिल्स। मनी बिल्स के बारे में बहुत स्पेशल तरीके के जो मनी बिल्स होते हैं, आपने बार बार टर्म सुनी होगी। मनी बिल्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। ओके, लाइक ये क्या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या किसी मिनिस्टर से ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ये। ओके, स्पीकर को डिसीजन लेना होता है क्या कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता क्या कि वो मनी बिल नहीं है, उसके बाद भी उसको मनी बिल के रूप में पारित कर दिया गया। और राज्यसभा का अगर रिटर्न आता है मनी बिल तो उसके लिए क्या प्रावधान है, 10 दिन का प्रावधान है, जो भी है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो जब हम अगेन बिल पासिंग प्रोसीजर देखेंगे और स्पेशली इसमें मनी बिल का पासिंग प्रोसीजर देखेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 0R के बारे में है और क्वेश्चन आर के बारे में, शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक बातें पूछी गई हैं कि 0R इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो हमारे पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें 0R मेंशन है या नहीं है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस मतलब अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, तो ये कैन हैव द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और नॉट, उसको फॉलो अप किया जा सकता है और क्वेश्चन से कि नहीं। तो मतलब इसमें जो पार्लियामेंट के प्रोसेस होते हैं, जैसे ही हमारा 11 बजे से पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है या तो फिर किस टाइम से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द टाइम जब से स्टार्ट होता है, कब क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, प्रश्नकाल कब से स्टार्ट होता है, 0R कब से स्टार्ट होता है, किस आर में पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, कौन से में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हम प्रोसेस जब डिटेल में अनअकैडमी प्लस में क्लास में कवर करेंगे तो हम ये सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। दिस वाज टू टेल यू कि इस तरीके से क्वेश्चंस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और कुछ टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन आर प्रश्नकाल, ये अपने आप में यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। साथ ही साथ प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हमने पहले देखे कुछ 2 या 3 स्टेटमेंट्स देके ट्रू फॉल्स टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे, ट्रू और फॉल्स, कि तारांकित प्रश्न के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है। इसी तरीके से हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 0R क्या है, इंडिया का इन्वेंशन है तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है या नहीं है। 0R में क्या पूछा जा सकता है। ओके, क्लोजर मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आप तैयार कर लें। कॉलिंग अटेंशन मोशन किस केस में होता है, मतलब किस स्थिति में ये सारे मोशंस लगाए जा सकते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, किस हाउस में होता है, विच हाउस, कौन से हाउस में लाया जा सकता है, क्या दोनों हाउसेज में लाया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज क्वेश्चंस। ये शॉर्ट टर्म्स हैं। उसके बाद सेंश्योर मोशन, जो निंदा का प्रस्ताव होता है वो कब पारित किया जाता है, किस केस में, कौन से हाउस में पारित किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक मोशन होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या बात है, जैसे अभी एमपी में अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही थी कमलनाथ शासन के समय पे, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है ये सब, है ना। और कितने, अब जैसे ये मोशंस हैं तो इनके लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एमएलएस के द्वारा या एमपीज के द्वारा ही ये पारित किया जा सकता है उनका कंसेंट होने के बाद। तो क्या मिनिमम नंबर 50 एमएलएस रिक्वायर्ड हैं या 1/4 रिक्वायर्ड है, जिस तरीके का भी जो भी प्रावधान है तो वो क्या होता है। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स कब दिया जाता है। प्रेसिडेंट अगर देते हैं इसको तो प्रेसिडेंट एक कब एक साल में अगर 2 बार दे रहे हैं, मतलब ईयर के बिगनिंग में देते हैं और किसी भी सेशन के बिगनिंग में, तो वो इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी में।
ठीक है। अगर वो पारित नहीं होता, उसको तैयार कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो भी उसको तैयार करते हैं। और अगर वो पारित नहीं होता, मतलब प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स बोलने के बाद अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती है, तो इट अमाउंट्स टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा कि मोशन ऑफ थैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको मेंस में 6 मार्क्स में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स। ओके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे का एक डिस्कशन होता है, वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। कोई भी अर्जेंट इंपॉर्टेंस की चीज आ गई, पब्लिक इंपॉर्टेंस की, तो उस केस में शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेजोल्यूशंस जो पारित की जाती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज रेजोल्यूशन। लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके अगेंस्ट सबसे पहले केरला की जो सभा थी, केरला की जो असेंबली थी, उसने एक रेजोल्यूशन पारित कर दिया, ओके, उसके अगेंस्ट में। तो उसको लॉ का फोर्स तो है नहीं, एक कोई लीगल फोर्स उसका नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो रेजोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका लीगल फोर्स होता है या नहीं होता, वो लॉ को अमाउंट करती है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब बिल पासिंग प्रोसीजर पे आ जाते हैं। ये बिल पासिंग प्रोसीजर अपने आप में 15 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। एक के बाद एक जो प्रोसेस होती है, एक स्टेप उसके बाद दूसरा स्टेप, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको याद करना है। इंडिविजुअली कोई भी प्रोसेस के किसी भी स्टेप को 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में पूरी प्रोसेस अगर आपको याद रहेगी तो इससे आप क्वेश्चंस डिराइव करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल, मान लीजिए कोई मंत्री है, मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बिल है वो पब्लिक बिल कहलाता है। और कोई दूसरा मेंबर जो है, सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस का कोई मेंबर अगर पारित करे बिल, मतलब प्रस्ताव लाए बिल का, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये आपको समझना होगा। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बिल पासिंग प्रोसीजर जो ऑर्डिनरी बिल का होता है वो क्या है, पूरी प्रक्रिया जो है बिल पास करने की वो क्या होती है। ओके। फर्स्ट रीडिंग में क्या बात होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में जो एक जनरल डिस्कशन किया जाता है एमएलएस के बीच में या एमपीस के बीच में, उसके बाद कमिटी को दिया जाता है। तो एड हॉक कमिटी, जो भी कमिटीज हैं उन कमिटी की कंसिडरेशन वाली स्टेज क्या होती है, फाइनली कंसिडरेशन स्टेज क्या होती है, किस तरीके से बिल में मॉडिफिकेशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स जो आते हैं, ठीक है, बिल में जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो किस स्टेज में आते हैं, किस स्टेज में उनको फाइनल किया जाता है, कैसे उनकी वोटिंग की जाती है। ओके। थर्ड रीडिंग, ठीक है। इसी तरीके से एक हाउस में बिल पारित होने के बाद जब दूसरे हाउस में जाता है तो उस दूसरे हाउस में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है एक्सेंट के लिए। तो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो पावर हैं, आपको जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि प्रेसिडेंट के पास इंडिया में 3 तरीके के वीटो पावर होते हैं। ओके। पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। तो ये तीनों वीटो आपको पता होने चाहिए और ये भी अपने आप में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद मनी बिल जो अपने आप में एक स्पेशल बिल होता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है मनी बिल, ओके, और कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो मनी बिल कहलाता है। तो व्हेन इट इज कॉल्ड अ मनी बिल, मनी बिल कब कहलाएगा, ये जो कंडीशंस हैं इस पे आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे हम मेंस में प्लस क्लास में कवर करेंगे। कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही कोई भी बिल मनी बिल कहला सकता है। इसका डिसीजन फाइनली स्पीकर पे होता है। स्पीकर हैज टू डिसाइड वेदर पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो ये हमको देखना होगा। फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, कैटेगरी 1 फाइनेंशियल बिल और कैटेगरी 2 फाइनेंशियल बिल, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके। डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस होता है। कम से कम 6 डिफरेंस आप दोनों साइड बता पाएंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट किस सूरत में होती है, कौन कॉल करता है और क्या होता है उसमें, ये आपको पता होना चाहिए। बजट के बारे में पूरी प्रोसेस हम देखना होगा हमें। आर्टिकल 112 जो बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर जो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था एमसीक्यूज में, तो चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या कवर होता है, व्हाट ऑल इज कवर्ड, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट से पारित करवाने की ज़रूरत इसको होती है कि नहीं होती है, और फिर बाद में क्या प्रावधान होते हैं, कौन से आर्टिकल में चार्ज एक्सपेंडिचर मेंशन्ड है और किस तरीके से पारित होता है, ये सब हमको देखना होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, ओके। स्टेजेस ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द बजट हमको पूरा देखना होगा। एक इसको भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप पढ़ लेंगे।
ताकि मेंस में अगर क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में इजीली आप समझा सकें। तो बिल का प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद एक जनरल डिस्कशन होगा, ये सारे चीज़ें आपको प्रावधान पता होने चाहिए। स्क्रूटनी होगी अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा, आपको पता है 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ रहती हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जिनको बोला जाता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी DRSCs। तो इनके द्वारा स्क्रूटनी की जाती है या एक सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है बिल का कि उसमें और कोई इकोनॉमी लाई जा सकती है कि नहीं, कितनी सही है या नहीं है एक्सपेंडिचर। वोटिंग होती हैं, फिर ग्रांट्स में वोट होता है, वोट ऑन ग्रांट्स, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए डिमांड रहती है, उस पर वोटिंग की जाती है। उसके बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। आपको पता है कि कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कोई भी पैसा बिना पार्लियामेंट के वोटिंग के बिना नहीं निकाला जा सकता। तो पार्लियामेंट की वोटिंग कंपलसरी होती है, जिसको हम अप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में पास होना बोलते हैं। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास होता है, फाइनेंस बिल। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, क्या क्या प्रावधान है इसको लेके। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इसमें कौन सा पैसा आता है। लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स पूरे आ जाते हैं, क्या क्या आता है आपको ये भी देखना है। ओके, टैक्स पूरे आ जाते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो रेवेन्यूज रहते हैं वो पूरे आ जाते हैं, आदि इत्यादि इस तरीके का पैसा आता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कौन कौन सा पैसा आता है, जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा है, ये सारी चीजें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाती हैं। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है, इससे बचने के लिए, कोई भी आपदा चल रही है तो उससे निपटने के लिए कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया तैयार किया जाता है, जो ऑपरेट किया जाता है कंटिजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज इट। डिटेल्स हम कवर करेंगे अनअकैडमी प्लस क्लास में, जिसकी लिंक्स आपको सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टू रीड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, जहाँ पे हम आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू MPPSC। ओके, थैंक यू सो मच।